नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आदिवासी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 है। ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूं, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये स्थिति है आज हमारे प्रदेश की। प्रदेश की हर व्यक्ति, हर महिला भ्रष्टाचार का गवाह है या इसका शिकार है। कोई निवेश करने को तैयार नहीं है। देश में आए हैं जो बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। ये शिवराज सिंह जी ने 18 साल में देश का चेहरा बनाया है। ये आज आंकड़े मैं नहीं दे रहा, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आप पढ़िए, आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ये आज हमारे प्रदेश की स्थिति है। और भ्रष्टाचार का क्या कहें? हमारा प्रदेश का हर व्यक्ति और आप या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या गवाह है। आप गवाह हैं कितना भ्रष्टाचार है। और यही भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो बनाई हुई है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक, पैसे दो काम लो। जगह जगह मैं पूछता हूं जिलों में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, सब मुझे सुनाते हैं कि 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। सही बात है, ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। कोई निवेश नहीं लगाने को तैयार। जब मैं कहता हूं छिंदवाड़ा आइए, कहते नहीं हम तो नागपुर जाएंगे। छिंदवाड़ा क्यों नहीं? क्यों? विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार, निवेश तो तब आता है। हमारा इंदौर होए, हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। मेरा गला बहुत खराब है, अब क्या करें? बस जितना मैं बोल सकता हूं बोलूंगा। ये हमारा प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। और सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हुए हमले के मामले में एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी अनीश को ढेर कर दिया गया। साथ ही 2 आरोपी भी घायल हुए हैं। बता दें कि अपराधियों पर 1 लाख के नाम घोषित किया गया था। एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल बीते 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर घातक हमला हुआ, जिसके बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे अयोध्या से अभिनव आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी तो दे दी गई है। अभी जो लोग फरार बताए जा रहे हैं, जो अपराधी फरार है, वो कब तक पुलिस की हिरासत में आएंगे, बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बता दें कि लगभग 27 अगस्त को श्रावण मेले के दौरान महिला सिपाही जो कि फाफा मऊ से चलकर अयोध्या डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाह रही थी। हालांकि उसकी नींद लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डेस्टिनेशन से दूर मनकापुर स्टेशन पहुंच जाती है। जब वो रात में अपने अयोध्या के लिए प्रस्थान करती है, तभी उसके साथ अयोध्या से मनकापुर के बीच में ही उसके साथ दरिंदगी होती है, उसके साथ मारपीट किया जाता है, और जिसके चलते उस महिला सिपाही बेहद रूप से, गंभीर रूप से घायल बताया जा रही थी। और बता दें कि लगभग ट्रामा सेंटर में आज भी इलाज चल रहा है। जी, कहा यह जा रहा था, जब महिला घायल अवस्था में मिली थी, महिला कांस्टेबल घायल अवस्था में मिली थी, लहूलुहान थी, तब ये कहा जा रहा था कि इनके साथ दरिंदगी हुई है। इस बात से इनकार किया जा रहा था। जब उनको होश आया तो उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। उसके बाद से पुलिस को सहयोग मिला क्या? जी बिल्कुल, बता दें कि अयोध्या की पुलिस एवं उत्तर प्रदेश की जो ये पुलिस थी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो सरकार की ये जो पुलिस थी, इसके लिए बड़ा सवाल था कि अभी लगभग 1 महीने के दौरान कोई भी जो अभियुक्त थे गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। हालांकि कभी कल रात में ही पूरा कलंदर के 36वां मार्ग पर रात में मुठभेड़ होती है, जिसमें दानिश नामक युवक की मौत होती है। अन्य 2 घायल होते हैं। अभिनव, जरा ये बताइए कि सूचना मिलने पर, मुखबिर ने जब सूचना दी थी इन अपराधियों की, उसकी सूचना मिलने पर और मौके वारदात पे जाने तक और पूरा एनकाउंटर होने तक, ये पूरी जो कारनामा हुआ है, कितनी देर का वक्त लगा है? जी बिल्कुल, बता दें कि आज एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश
प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमारी जो पुलिस है वो बिल्कुल तत्परता एवं लगभग 24/7 आप लोगों के हित के लिए कार्य करेगी। सबसे बड़ी बात कि लगभग जब लोकल पुलिस और एसटीएफ के जवानों को जब ये पता चला कि मुखबिर के माध्यम से पता चला कि जो अभियुक्त हैं वो आसपास ही हैं, तो उसके बाद ही लगभग नाकेबंदी किए गए, जिससे जो भी अभियुक्त थे मारे गए। जी, हमने देखा था कोर्ट ने इस पूरे मामले पे स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की। जो मुख्य आरोपी था उसको ढेर कर दिया है। अगर कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता तो क्या ये इस अंजाम तक कार्रवाई नहीं पहुंचती? जी बिल्कुल, बता दें कि इस मामला जब तक तो मामला चला है, अब तक जो यहाँ की लोकल पुलिस थी, मनकापुर की लोकल पुलिस थी, लगभग 6 से 7 दिनों तक कड़ी कार्रवाई के बाद भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। तब ये मामला हाईकोर्ट ने खुद के संज्ञान में लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कि सरकार, उनको अल्टीमेटम दिया गया कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। जी, अभी क्या स्टेटस है? अपराधी जो बाहर हुए कब से उनको गिरफ्तारी ले ली जाएगी उनकी, और जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? जी बिल्कुल, बता दें कि जो कल रात में जो मुठभेड़ हुआ है इनायत नगर थाना क्षेत्र में, जो कि पूरा कलंदर में जो पहले हुआ था उसमें तो जो अभियुक्त रहे वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद जो इनायत नगर में जो भी मुठभेड़ रात में हुआ लगभग 12 बजे के बाद, तो बता दें कि उसमें जो 2 अपराधी हैं, दोनों अपराधी घायल बताए जा रहे हैं, जिनके दोनों लोगों के पैर में गोली लगी हुई है। हालांकि स्थिति बिल्कुल नाजुक है और जल्द ही वो हॉस्पिटल के बाद वो जल्द ही गिरफ्त में होंगे। जी, कहा जा रहा है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ये 3 हफ्ते से लगातार प्रयास कर रही थी, नाकेबंदी की गई थी, फोन ट्रेस हुआ था, और आखिर में 22 सितंबर को जाके पुलिस को इनका लोकेशन पता चला। उसके बाद से ये पूरा एनकाउंटर हुआ और जो मुख्य आरोपी था उसको मार गिराया गया। कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सब सारी बातों में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि कोई भी लोग जो कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है, मनकापुर की लोकल पुलिस, तमाम ऐसी टीमें लगी हुई थी पकड़ने के लिए, बिल्कुल सबके, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हालांकि जब से एसटीएफ ने इस मामले को संज्ञान में लिया है तब से जाकर अब जो भी अभियुक्त हैं गिरफ्तार हुए हैं, कुछ मारे गए हैं। जी, ये महिला कांस्टेबल थी, चूंकि कांस्टेबल थी और महिला थी, इसलिए गंभीरता से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसे कौन से अपराधी है जो बिना किसी डर के इस पूरे कार्रवाई को लगातार पुलिस को देखते रहे। क्या लगता है जब आमजन होता है तो इस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जाती? क्या पुलिस के सोर्स वहां तक नहीं पहुंचते या पुलिस जानबूझ के कार्रवाई नहीं करती है? बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता हुआ है। जी बिल्कुल सब अपने इंडिया वाइज के तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल है कि जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है तब पुलिस बिल्कुल तत्पर नहीं दिखाई पड़ती है। हालांकि बात महिला सिपाही की है, तब आप एसटीएफ लगाई जा चुके हैं, तमाम ऐसी एजेंसियां लगाई गई थी ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। ये अपने में ही बड़ा सवाल है। जी अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एक की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई बता रही है कि किस तरीके से तत्पर है पुलिस महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए। और महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उसका भी अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों यानी कि 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा। हम सबका सौभाग्य है, यह अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि पीएम अगर ओबीसी को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों है? कैबिनेट में पीएम रोज ओबीसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। जितने हैं उतने प्रतिशत को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा में कितने बीजेपी के सांसद है, सबसे पूछ लीजिए कि क्या उनमें से कोई देश को चलाने में निर्णय लेता है। हर ओबीसी युवा को यह समझना चाहिए कि क्या इस देश को चलाने में आपकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले
एक की महिला आरक्षण करने से पहले महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आप ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही लोकसभा स्पीकर से रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग की गई। विवाद बढ़ने पर लोकसभा के रिकॉर्ड से रमेश बिधूड़ी के बयान से विवादित हिस्सा हटा दिया गया। दरअसल रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिधूड़ी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अब लोकसभा के रिकॉर्ड से उनके बयान का विवादित हिस्सा हटा दिया गया है। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उनके अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी हुआ है। अदालत ने पूछा है कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया और इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के वकील की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर होनी चाहिए। और रायबरेली में एक शराबी ने ट्यूबवेल पर नहा रहे बच्चे को पानी की बूंदे पड़ जाने से नाराज होकर बच्चे को पीट कर अधमरा कर दिया। तो वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना बच्चे का इलाज करा रही, लेकिन बच्चे की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि बच्चे के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं बच्चे के पिता के तहरीर पर किशोर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय राज्य विकास संस्थान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया। तो वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम में विश्व बैंक और भूगर्भ जल निदेशालय के सहयोग से विभिन्न विभाग के प्रतिभागियों ने अटल भूजल योजना प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। बता दें कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संस्था के उप निदेशक BD चौधरी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। दरअसल इस दौरान प्राथमिक उद्देश्य भोजन संस्करण और तनावग्रस्त जनपद विकासखंड ग्राम पंचायत ने भोजन संस्थानों के प्रबंध कार्यों को करना है। खबर कानपुर से है, जहां बेरहम बाप ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह बच्ची के मृत्यु देखकर घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। हत्यारे पिता ने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया तो परिजनों ने मोहल्ले वालों की मदद से हत्यारे पिता को पकड़ लिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना सेन पश्चिम पारा अंतर्गत तुलसियापुर ग्राम का है। और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में जल सूजनी एकादशी के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया, जो कि 24 से 26 सितंबर तक किया गया। बता दें कि इस मेले में ठाकुर जी की रथ यात्रा निकलने के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम चित्तौड़गढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि जिले भर से प्रत्येक बूथ मंडल से 5-5 कार्यकर्ताओं को रैली में भेजने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इसके बारे में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट ने बताया। और राधा अष्टमी पर 8 लाख श्रद्धालुओं का राधा रानी के जन्म का साक्षी बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में इस पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें कि 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने ब्रीफिंग कर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सेक्टर और जोन में इस सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। डॉग स्क्वाड, PSC, BDS की टीम के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसी को भी सुरक्षा दृष्टि से लगाया गया है। और सिद्धार्थनगर के परसा शाह आलम में जल जमाव की वजह से विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बाद इस मामले की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं इसको लेकर SDM ललित मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि इस मामले की जानकारी हुई है। जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया है। जल्दी स्कूल में हुए जल जमाव की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। और चित्तौड़गढ़ जिला में महिला और बाल चिकित्सालय में शुक्रवार को NCD क्लिनिक के तत्वावधान में VIA जांच परामर्श का निदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं गायनिक चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी सालोदिया और डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय की उपस्थिति में आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही शिविर में आई सभी महिलाओं की VIA जांच भी की गई है। बता दें कि शिविर में महिलाओं की BP और शुगर की जांच भी की गई है। उसके बाद हवाओं का वितरण भी निःशुल्क किया गया।
और चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमारे विधायकों के खरीद फरोख्त करके हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। साथ ही कहा है कि विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से 60 सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही दावा किया है कि पार्टी प्रदेश में लीडिंग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।